चलो, कैसे हो? बढ़िया। तो सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है अनद और आज आपका नया नवेला होस्ट। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि तमाम जनता आगे आके बैठ ले, ताकि रिकॉर्डिंग में एटलीस्ट दो चार लोग दिख पाए। आ जाइए, आ जाइए। मैम, अगर आप इधर आ पाए तो। हाँ, सेंटर ऑक्यूपाई कीजिए। हाँ। तो चलो, कैसे हो सब लोग? तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आज मॉनसून स्पेशल हो रहा है हमारे यहाँ पे। काफ़ी बड़ी समस्या है पुणे में। भरी गर्मी में आज बारिश शुरू हो गई थी, कहीं पे हेल स्टॉर्म्स हुए हैं। और मुझे लगता है उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आज के इस ओपन माइक पे पड़ा है, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी कम लोग आ पाए हैं। अब उनकी भी गलती नहीं है, ट्रैफिक होता है, बारिश होती है, जॉब से छूटते हैं। हमने अक्सर मंडे ओपन माइक्स में देखा है कि काफ़ी कम लोग अटेंड कर पाते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आज हम जितने भी लोग हैं उतने में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्ड करें, जितने भी परफॉर्म करेंगे एक दूसरे को मोटिवेट करें, ताकि बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि ये रूम खाली था। साथ ही साथ आज की इस सिचुएशन को देखते हुए हमने सोचा है कि हर परफॉर्मर को मिलेंगे 6 मिनट मैक्स। 5 मिनट पे आपको यहाँ पे एक सिग्नल मिल जाएगा और 6 मिनट पे आपका माइक कट कर दिया जाएगा। और हम चाहते हैं कि 6 मिनट के बाद अगर आपका माइक कट होता है तो आप खुद ही उतर जाए। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको उतारा जाए। ऊपर से मुझे ऐसे भी लगता है कि ये एक बहुत अच्छी स्किल है जो आप सीख सकते हो साथ साथ में, क्योंकि जब आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, और अगर आप ऑन स्पॉट इम्प्रोवाइज कर पा रहे हो, उसको टाइम में बिठा पा रहे हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। तो मैं चाहूँगा कि हम जितने भी लोग हैं वो आज इस स्किल को साथ साथ सीख पाए। मैं भी सीखूँगा, आप भी सीखिए। ऑल्सो अनदर इंस्ट्रक्शन, आप फ़ोटोज़ निकाल सकते हो अपने हिसाब से, बट फ्लैश फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अगर आपको फ़ोटोज़ चाहिए तो वो हमारे एंड से बाद में मिल ही जाएंगे। और वीडियो आपको, ये स्ट्रीम जब यूट्यूब पे अपलोड होगी तो आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से आप अपने सेक्शंस काट सकते हैं। जब आप इंस्टाग्राम पे उसे अपलोड कीजिए तब टैग कीजिए इन द हैबिटेट को। उसके साथ हम शुरू करेंगे। बढ़िया। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आज का ये जो ओपन माइक था वो सांझ होस्ट करने वाले थे, लेकिन उनकी इस स्थिति में रिप्लेसमेंट के तहत मैं आया हूँ। मेरा नाम है अनहद। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और साथ साथ कविताएं, शायरी और नज़में लिखने की कोशिश करता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। और कई सारे ओपन माइक्स में अब होस्टिंग शुरू कर दिए, साथ साथ हैबिटेट में ये पहला होस्टिंग है। तो शुरू करेंगे हम। राहत का साहब की एक गज़ल है, उसके कुछ शेर लेके अर्ज़ किया है कि अच्छा। तो राहत साहब कहते हैं कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, कि रात की धड़कन जब तक जारी रहती है, सोते नहीं है हम, जिम्मेदारी रहती है। तूने जब से हल्की हल्की बातें की, भाई, कि तूने जब से हल्की हल्की बातें की, यार तबीयत भारी भारी रहती है। और उसके बाद साहब कहते हैं कि वो तंज कसा है उन्होंने, और मैं भी हर बार ओपन माइक में जब लोग लेट आते हैं तो उनको यही सुनाता हूँ कि वो मंजिल पर अक्सर देर से पहुँचे हैं, वो मंजिल पर अक्सर देर से पहुँचे हैं जिन लोगों के पास सवारी रहती है। अब क्या है कि उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसी स्थितियों में तो लेट हो ही जाता है। ट्रैफिक वगैरह, पुणे की स्थिति बहुत ख़राब है। और आखिरी शेर में वो कहते हैं कि घर के बाहर ढूंढता रहता हूँ दुनिया, कि घर के बाहर ढूंढता रहता हूँ दुनिया, घर के अंदर दुनियादारी रहती है, घर के अंदर दुनियादारी रहती है। राहत साहब, इसी के साथ मेरी कुछ लाइन लूंगा और फिर आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ये ख्याल ही था, ये कविताओं के बारे में था। मुझे लगता है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले मिला था हलाहल, एक विश। हलाहल एक विश, उसके आखिर में, समुद्र मंथन के आखिर में मिला था अमृत, जो आखिर में देवताओं के पास गया उनके ही अच्छे के लिए। पर जब मनुष्यों को कुछ देने की बारी आई होगी तो समान मात्रा में एक बूंद विष, एक बूंद अमृत, दोनों को मिलाकर बनी होगी कविताएं। क्योंकि क्योंकि ये कविताएं ही है जो हर लिखने वाले को ताउम्र मारती रहती है, पर जब वो मर जाता है तब उससे सबकी जुबान पर अमर कर देती है।
तो ये शाम कविताओं के लिए, कहानियों के लिए, आप किसी भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो सुनाइए। आप एक से ज़्यादा पीसेस भी सुना सकते हैं, आप पोइट्री और स्टोरी टेलिंग को कंबाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम बुलाते हैं आज की शाम की पहली परफॉर्मर को, श्रुति राघवानी। Woo! Hello everyone. Yes. Hello everyone. My name is Shruti, and the piece that I'm going to perform today is something that I've wrote very recently. I completed it just today, so I'll be using my phone in between. So pardon me for that already. And there's no title that I have given to this yet, but maybe soon. So here it goes. A war broke out somewhere. They said, far away. But distance is a lie. It crept into my day. I cursed at the gas for not catching a flame, while somewhere a mother forgot her child's name. No, never by choice, but because grief burns memory the same. I scroll through the market, watch numbers go red. They scroll through pages, counting the dead. I whisper, I, I whisper, I just want peace now. It's getting tough. Meaning? Meaning, things here are costly, life here is rough. But, but, rough is a word that I have borrowed, not earned. My nights are still quiet, their cities still burn. I complain about power cuts, heat, and delay. They, they memorize sirens that schedule their day. Another bomb fell. I said, this is insane. Then skipped to the weather, and being in Pune, I checked for the rain. They don't check forecast, they check if they're next. If the street still exists, if their loved ones still give them a text. I stocked on groceries, rice, oil, and wheat. They gathered what's left of a half-broken street. My news, my news smells like the ink, folded neat in my hand. Theirs smell like smoke. They don't understand. I say, let this end now, with comfort in my voice. They say nothing at all, because silence is not a choice. Peace, peace to me is a drop in expense. Peace to them is just breathing again. And God, and God, what a violent confession this is. And here I am, okay? Fine. Fine, laughing, eating, passing my time. In a country so steady, so certain, so strong, where courage stands guard and nothing feels wrong. No sirens, no smoke, no fear in my chest. Just ordinary days that feel quietly blessed. Held by a land that refuses to fall, by forces that answer before danger's calls. I walk without worry. I walk without worry. I sleep without scars. Protected by people who stand between wars. And yes, and yes, I'm proud of the flag that I claim, of the strength, of the shield, of the power and the name. But I'll say it loud. I'll say it loud with pride in my heart and without any shame. I didn't earn this peace. I didn't earn this peace. This is not mine to claim. This is not mine to claim. This is not mine to preach. I just hold gratitude. I just hold gratitude way, way, way beyond my speech. Thank you so much. Okay. I'll try to complete this as soon as possible. This is just me defining myself. You can call me a mess because that's what I am. I was this little girl who used to watch the world with big flattered eyes, observing every minute detail, walking alongside. I used to dress up like boys, walking with pride and shouting madly that Barbies,
are not my type. The sky was pink and I had that marker blue, jumping like a frog, painting the sky with absolutely no clues. Happy, dancing, singing, coloring, speaking, shouting. Well, these are the moments I miss counting. Who am I now? I don't know. What am I supposed to do? I don't know. What's right? What's wrong? I don't know. What's happening around? I don't know. Okay, yes. Yes, you can call me a mess. It's been a strange time for so long trying to figure out where I belong. Longing for hope and life, surviving on curd rice. Finding nothing and thriving denial. Rushing the same numbers on telephone dial. Missing out on so much and so many, working hard for that extra penny. Yes, yes, you can call me a mess. My dearest one, I'm really scared because I exist in oxymorons, yet I exist in parallel. And but still, I stand tall, look around, and simply breathe. Too human to even feel. Yes, yes, you can call me a mess. Mess, which is lively. Mess, which is surreal. Mess, which is beautiful. Yes, you can definitely call me a mess, but trust me, I'm the prettiest one. Thank you. क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे पीसेस सुनाए और मुझे लगता है 6 मिनट का आपने पूरा उपयोग कर लिया। और मैं चाहूँगा कि आप जब अगली बार ये पीसेस फिर से सुनाएं, क्योंकि मुझे लगता है ये पीसेस ज़रूरी भी है। कैसे लिखा था, मतलब कैसे आई थी ये आइडियाज़ आपको? ओह। क्या बात है। और वो आप कब से लिख रहे हो पोइट्री? आप पोइट्री लिखते हो या? हाँ हाँ, हमें पता है। वो आप एक काफ़ी वेल नोन प्लेटफॉर्म के साथ अमरावती में करवाती हो ओपन माइक्स। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुत बड़ी बात है 7 साल से एक चीज़ को फॉलो करना। क्योंकि मैं भी जब शुरुआत कर रहा था, पोइट्री लिखना शुरू कर रहा था, तो मुझे किसी ने बोला था कि अनद, जैसे 1 साल तुमने कर लिया, अच्छी बात है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब हम 5 साल के ऊपर या 10 साल के ऊपर किसी चीज़ को, किसी पैशन को अगर चला पाते हैं, तो वो सच में हमारी चीज़ है। अगर आप इतने डेडिकेटेड हो कि आप इतने बड़े समय के लिए 5 से 10 साल तक अगर आप उसको स्ट्रेच कर पाए, तो मुझे लगता है उसके बाद भी आप पूरी ज़िंदगी तक उसको संभाल ही लोगे। तो आपको क्या मोटिवेट करता है लिखने के लिए? कुछ है, जैसे कुछ ट्रिगर्स होते हैं या? नाइस 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 नाइस। मुझे लगता है कि क्योंकि आज हमारे पास है ही समय, तो हम थोड़ी बातें वगैरह करते रहेंगे। और इन्होंने अभी जो सुनाया, जो मंजर दिखाया हमें, वॉर का दिखाया, तो मुझे लगता है कि ये किसी नर्क से कम नहीं होता। जब ये वॉर और बढ़ जाएगा, जब हर देश इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो मुझे लगता है हमारी धरती नर्क से कम नहीं होगी। और नर्क से मुझे अपना भी एक पीस याद आता है। वैसे वो वॉर के बारे में नहीं है, वो एक कहानी है। वो एक इंसान की कहानी है जो अब मर चुका है। और मर जाने के बाद जब उसे स्वर्ग का चयन करना था, क्योंकि वो पुण्य कर चुका था, तो उसे मिल रहा था स्वर्ग, बट अचानक से वो चुनता है नर्क। और वो नर्क के द्वारों पे जा खड़ा होता है। वो क्यों, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो इस कहानी के थ्रू जाता है, जो कविता जैसी है। वो नश्वर देह त्याग कर जला चिता की आग पर, न किंचित भी भयभीत मैं आ खड़ा हूँ नरक द्वार पर। बढ़ रहा उत्साह मेरा, गूंजती घोषणा पे जोर दो। मेरे पापों को संचय करके ये द्वार सारे खोल दो। यमगन रोकते मुझे, कहते तुम तेज लेके आए हो, जब स्थान था स्वर्ग में क्यों नरक चले आए हो। धरती का तुच्छ जीव में, धरती का तुच्छ जीव में थोड़ा मैं भी तो पापी हूँ। माना हूँ तेजोमय, फिर भी दंड का मैं भागी हूँ। डाल देना आग में, कि डाल देना आग में मुझे, यातना हजार दो,
इन आंखों से जो आंसू छलके, इनमें अंगार तुम डाल दो। भले धूल जाए पाप मेरे, किंतु स्वर्ग को ना जाऊंगा। अपना कर इस धरती को मैं नरकवासी कहलाऊंगा, नरकवासी कहलाऊंगा। इसके साथ पहला भाग खत्म होता है। इस कहानी के 3 हिस्से हैं। दूसरा भाग शुरू होता है इसी बात से कि उसके सारे पाप, जो भी पुण्य थे, पाप पुण्य, वो सब साफ हो चुके हैं और अब वो आया है और वो रह रहा है वहाँ पे। कि नरक के अब दिन पूरे गुजरे, सुख शांति शान में, यक्ष पितृ रंजन करते, अरे प्रेत रहते सदा साथ में। आवाज दी साथियों को, आ जाओ एक घोषणा मैं आज करूं। ख्वाहिश मेरे मन में थी कि इस भूमि पे मैं राज करूं। सुनकर मेरी इस बात को यहाँ वहाँ हंसने लगे। अरे अभी पाप धुले नहीं कि राज करने चले। तभी तभी पधारे यमगन सभी। बोले क्या भाग्य तुमने पाया है, आना होगा दरबार अभी। स्वयं यमराज ने बुलाया है। आत्मा भी शुद्ध मेरी, मैं आया हूँ इस रूप में। सम्मुख यमराज करे धारण विकराल स्वरूप में। मैं ऐसा निष्ठावान हूँ जिस पर यमराज को भी गर्व है। बनाया नरक का शासक मुझे, कहते शासन तुम्हारा फर्ज है। मित्रों, मृत्यु के पश्चात कितना आगे चल गया हूँ। तुच्छ जीव धरती का आज नरकाधीश बन गया हूँ, नरकाधीश बन गया हूँ। तीसरा भाग, अब वो नरकाधीश बन चुके हैं कि कारभार हाथ में, यह नरक मेरा राज है। भूत प्रेत कुंभकंड सेवा में सज है। बरसों तक नरक मेरे नाम से कहलाएगा। अरे जैसे मैंने राज किया, स्वयं यमराज को ना आएगा। तभी तभी भीड़ से आवाज आई, ये तुम्हारी भूल है, यमराज स्वयं देव है, तू तो खाली धूल है। मत भूलो कि ये राज तुम्हें देने वाला कौन था। सर पर चढ़ चुका घमंड आज बोलता। धीरे धीरे नरक में अशांति छाने लगी। धीरे धीरे नरक में अशांति छाने लगी। जिनको अपना माना था उनमें बगावत होने लगी। धरती हिलने लगी, बढ़ चुका तापमान था। बिन हवाओं के नरक में उठ रहा तूफान था। बंद आंखें खुल गई, यमराज खड़े सामने। बंद आंखें खुल गई, यमराज खड़े सामने। आखिरकार आ गए प्राण मेरे प्राण में। अंततः कौन श्रेष्ठ है अब जाके मैं जानता हूँ। पश्चाताप भी और अपराध भी मानता हूँ। मैं नहीं मांगता कि आप पहले से सम्मान दे, बस रहे अनंत काल तक ऐसा कोई स्थान दे। उसके बाद जो उसने भाग्य बदल दिया। उसके बाद जो हुआ उसने भाग्य बदल दिया। यमराज से मिली क्षमा और कर्मों का भी फल दिया। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में समा चुका, मुझे भोर सांझ में पाओगे। कि ब्रह्मांड में समा चुका, मुझे भोर सांझ में पाओगे। मैं एक बहाव हूँ, मेरे भाव में बह जाओगे। मैं समय के पहले था, मैं काल के भी बाद हूँ। अंतर मन में बज रहा अनंत अनहद नाद हो, अनंत अनहद नाद हो। शुक्रिया। काफ़ी सीरियस माहौल हो गया ना कि नर्क की बात है, काफ़ी डार्क साइड चला जाता है। मुझे भी पता है, नर्क जब सुनाता हूँ काफ़ी लंबा भी है। तो थोड़ा मूड लाइट करते हैं, थोड़ा सटायर की तरफ चलते। सटायर तो नहीं है वैसे, मजाक मस्ती की बात है। तो मुझे लगता है कि 2 तरह के लोग हो सकते हैं। एक जो देश को नया बनाने में लगे हुए, दूसरे जो देश की नैया लगाने में लगे हुए। और मुझे लगता है कि आप सब लोग देश को नया बनाने में लगे हुए हो। आप पोएट हो, आप नई आवाज़ हो। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, वो मुझे बड़ी प्यार से समझा देता है कि अनहद भाई, आप दूसरी कैटेगरी में से आते हो, देश की नया लगाने वाले। अब उनका भी दिक्कत नहीं है यार। मैं जब भी किसी से मिलता हूँ उनसे एक ही बात कहता हूँ ना कि भाई आओ चलो हम पाप करें। कि आओ चलो हम पाप करें, फिर जा दरिया में साफ करे। आंखों में भर के बेशर्मी, जरा मैं करूं, जरा आप करें। आओ चलो हम पाप करें। अब इस कहानी के सबसे पहले किरदार है मेरे दद्दा जी। दद्दा जी शिकायतें बहुत करते थे। वो हमेशा कहते थे
आपने देखी होगी ना ऐसे सड़कें, तो सड़कें की बहुत शिकायतें करते थे। वो भी कहते थे कि अनहद बेटा, ये सड़कें देखी है, या तो मैं जिंदा रहूंगा या फिर इन सड़कों में बदलाव आएगा। तो सड़कों में बदलाव आया, दद्दाजी छल बसे। सड़कें वही की वही है कि सड़कों पर लाशें बिछने दो, लाशों की सड़कें बनने दो, फिर जहां भी गड्ढे हो हम लाशें भरते जाएंगे। ऐसा ही करते आएंगे, ऐसा ही करते आए थे, ऐसा ही करते जाएंगे। अब आदर्शों को दफनाए सब, या आग लगाकर खाक करे, आओ चलो हम पाप करें। मित्रों, जिन घरों में बिग बॉस नहीं देखा जाता उनमें इंटरटेनमेंट का एकमेव साधन होता है गली मोहल्ले के लड़ाई झगड़े। जिन गली मोहल्लों में लड़ाई झगड़े ना हो वहाँ पे बोरियत बहुत होती है कि ये शांत हवा कानों में चुभती शोर शराबा करते हैं। अरे आपस वाले झगड़ों में भी मार काट जरा करते हैं। अब आने वाली नस्लों को तो यही विरासत देनी है, खुद ऐश मौज में रहना है, उन्हें टूटी सियासत देनी है। अब सच्चे लोगों को खामोश रखेंगे, बहुत कम है लेकिन उनको भी, कि सच्चे लोगों को खामोश रखेंगे चाहे कोशिशें वो लाख करे, आओ चलो हम पाप करें। अब होता ये है कि मेरे जो दूर के फूफा जी है वो पॉलिटिक्स से एसोसिएटेड है और वो हर भाषण में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक भाषण में उन्होंने कहा था कि हमने गरीबी को और बेरोजगारी को ख़त्म कर दिया है। मैंने भी कहा यार ख़त्म कर दिया होगा, बस दिमागी कंसेप्ट होगी, एग्जिस्ट तो करती ही नहीं होगी। फिर एक महीना हुआ, फिर से एक भाषण में आए और उन्होंने कह दिया कि हमने क्राइम को भी लगभग ख़त्म कर दिया है, एग्जिस्ट नहीं करता। मैं गया फूफा जी के बात कि यार कैसे हो सकता है कि अगर आपने क्राइम को ख़त्म कर दिया तो गुंडे मवाली क्या कर रहे हैं, वो तो बेरोजगारी बैठे होंगे ना, तो बेरोजगारी ख़त्म कैसे हुई। मैंने कहा यार जाने दो फूफा जी को, काम बहुत होते हैं, मंत्री आदमी है। तो मैंने कहा उनका काम हम कर लेते हैं, हमने नया रोज़गार ढूंढ लिया, अब गुंडों के लिए रोज़गार क्या ही ढूंढेंगे। इतना सा काम किया हमने कि गुंडों से उठवाए सच को, चाकू पे धमकाए हम, सच बनाकर झूठ को भेजे, बहरूपिये बनवाए हम। अब इनको सच कहाँ दिखता है, दिखता है आपको? अब इनको सच कहाँ दिखता है, ये सभी तो अंधे हैं, ऐसे ही इतने सालों से चलवाते अपने धंधे हैं। क्यों ना फिर अब नेता बनकर इन अंधों पर ही राज करे, आओ चलो हम पाप करें। अब पोएट्स लोग, आपने अगर देखा होगा कि जब भी हम जैसे बड़े लोग ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं तो एक चीज़ होती है जो हमेशा बीच में आती है, मीडिया कुछ भी छाप देती है यार। तो इसीलिए कुछ समाधान निकालना था, काफ़ी दिनों से परेशान भी था और समाधान आज मेरे दरवाजे पर दस्तक दे गया। सुबह सुबह मैंने दरवाज़ा खोला और समाधान सामने, कि अभी अभी मेरे मन में आया कि मैं भी एक अखबार लिखूं। लिखूं नहीं बेस्वाद गरीबी, मिर्च मसाला अचार लिखूं। अब छपा हुआ अखबार मेरा मिर्च मसालों के शौकीन पढ़ेंगे, मज़े में अपनी चाय पियेंगे, हेडलाइंस पर भी खूब हंसेंगे। अब बताइए इसमें इतना पैसा है तो मुद्दों पर क्यों बात करें, आओ चलो हम पाप करें। तो कभी कुछ और लिखूंगा तो कभी कुछ और सुनाऊंगा, अभी बर्बाद क्यों आपकी शाम करे, पर सच कहता हूँ दिल से सबसे, जहाँ भी जाए पाप करे, जहाँ भी जाए पाप करे। शुक्रिया। मैम, आप पहली बार परफॉर्म कर रहे हो हैबिटेट पे? ओ, तो उससे पहले आपने कहीं पे परफॉर्म किया है? ओ क्या बात है। तो आप पुणे से ही हो? अच्छा, तो उससे पहले वहाँ परफॉर्म करते थे? ओह क्या बात है। और ये भी पुणे से, पुणे में आने के बाद भी आपने परफॉर्म करा है काफ़ी वक्त से? क्या बात है, क्या बात है। आप क्या क्या लिखती हो? कोई बात नहीं, हम भी बहुत रेगुलर नहीं लिख पाते हैं, जब मन में कुछ आता है, नया ख्याल आता है। हम्म। क्या बात है, क्या बात है। ओह, तो आप ट्रैवल भी करती है? क्या बात है। तो मिल पाता है वक्त घूमने के लिए, मतलब आप जॉब वगैरह भी कर रही हो साथ साथ में? क्या बात है। तो वक्त कैसे निकालती है आप घूमने के लिए? क्या बात है।
मैंने जितना सुना है कि जब आप इतना ट्रैवल करते हो, आप जब इतने लोगों से मिलते हो, इतनी जगहें देखते हो, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हुए कि आप अच्छी कविताएं लिख पाएँ, क्योंकि आप दुनियादारी देख रहे हो, आप हर चीज़ को काफ़ी करीब से महसूस कर पा रहे हो। अगर आप एक ही घर में बैठे बैठे कुछ भी लिख दोगे तो बहुत सारी चीज़ों की इंस्पिरेशन नहीं मिल पाएगी। और मुझे लगता है कि आपके साथ भी हुआ होगा कि आप घूम रहे हो कहीं पे और एक ख्याल आ गया, भले ही कविता नहीं लिख पाए बट एक अच्छा ख्याल आ गया, होता होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी के साथ बुलाते हैं आपको। आपका नाम है आस्था। आस्था के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए मित्रों, और उनसे आगे बातें करेंगी। पहले उनकी कविताएं सुनते हैं। थैंक यू। मेरा नाम आस्था सिंह है। पेशे से मैं कोड लिखती हूँ और शौक़ से कविताएं, और कभी कभी मतलब बोर्डिंग पासेस भी लिख ही लेती हूँ, घूमना पड़ता है तो जैसे कि हम सभी देख सकते हैं, वो हमारे होस्ट हैं, अभी तुरंत फ़ोन चला रहे हैं, यहाँ से उतर के गए हैं वो। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, ये मेरी कविता का प्रारंभ है, समझ लीजिए। तो एक वो होता है ना कि आजकल की दुनिया में किसी और को नहीं, मैं खुद को भी बोलूँगी कि हर चीज़ इंस्टेंटली हो रही है। हर चीज़ के बारे में जो नॉलेज होता है वो होता इतना सा है, पर हम जताते इतना सा है क्योंकि हमने वो 30 सेकंड रील देख ली है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर न्यूज़ आ गया है, गैस ख़त्म होने वाली है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, ब्लैकआउट होने वाला है, ओ माय गॉड, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है। तो अभी एक तो सबसे बड़ी बात है कि ओपिनियंस फॉर्म करना बहुत इजी हो गया है, और उन्हीं ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना वो तो और भी इजी हो गया है। अब वो आपके ओपिनियन वर्थलेस हों, वर्थलेस किसी के ओपिनियंस नहीं होते हैं, तो सॉरी, बट किसी को हर्ट करने वाले हों, किसी को ट्रोल करने वाले हों, अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे जैसे कविता बढ़ेगी वैसे वैसे कहानियाँ जुड़ती जाएंगी। शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में लिखती हूँ, मतलब बहुत निहायत ही हिंदी में लिखती हूँ, तो अगर कुछ भी मुश्किल लगे तो हम बहुत कम लोग हैं, आप पूछ सकते हैं, कोई बुरा भी नहीं मानेगा आई थिंक। तो आजकल एक प्रवाह परछाई है समय का, स्मार्टफोन पर बनकर फिसलती, इंस्टेंट नूडल से इंस्टेंट नॉलेज तक हर चीज़ बस 2 मिनट में मिलती। इस जल्दबाजी में विचारों का वजन, विचार भी आधा रह गया है। इस जल्दबाजी में विचारों का वजन, विचार भी आधा रह गया है। सवाल गहरे हो या सतही, उत्तर बस स्वाइप से आता है। लोगों ने क्या पाया, ये प्रश्न भी रील की तरह स्किप हो जाता है। पर क्या खोया, ये पूछते ही खामोशी भी शर्म से मुँह छुपाता है। प्रामाणिकता का चश्मा उतार कर सबने सेंसेशनल चश्मा पहन लिया है। प्रूफ की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आप कोई भी चीज़ सेंसेशनल बना सकते हो तो वो बिक जाएगी, बिक जाएगी, बिक जाएगी। तो प्रामाणिकता का चश्मा उतार कर सबने सेंसेशनल चश्मा पहन लिया है। सच का सूखा स्वभाव छोड़ उसकी जगह ग्लिटरिंग झूठ को चुन लिया है। हर खबर स्पार्कलिंग शो पीस बनकर बिके, यही ट्रेंडिंग कला है। हर ज्ञान टिटलेटिंग ट्रुथ बने, वरना कौन पढ़े भला। सच को इतना तोड़ मरोड़ देते हैं कि सच भी पूछे, भाई मैं कौन। और नरमी में नृशंस नर्तन, और नरमी में निशंस नर्तन, वाह यही है मॉडर्न डे ज्ञान का सिंहासन। जहाँ पहरे होने चाहिए, मतलब मेरा ये फेवरेट पार्ट है। तो आप सब लोगों को लेटेंट की स्टोरी तो पता ही होगी। ये कुछ उस टाइम के आसपास लिखी थी मैंने कि सेंसरशिप क्या सही है क्या गलत है, मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं लगा था कि समय रैना ने कुछ गलत किया था, मैं उस पार्टी में हूँ। मतलब वो अब उसने अपनी वीडियो की रेटिंग सही लगाई थी, उसने कुछ भी तोड़ मरोड़ के पेश नहीं किया था, और उसने बोला था इस शो पर मैं बकचोदी करने वाला हूँ। उसने कभी नहीं बोला था कि मैं ज्ञान के मोती बांटने वाला हूँ। तो
जहाँ पर पहरे होने चाहिए वहाँ खुली छूट का मेला है। जहाँ दया चाहिए वहाँ सेंसर का डंडा खड़ा दफ्तर बना है। वहाँ सेंसर का डंडा खड़ा दफ्तर बना है। कुछ फील्ड रेगुलेशन की भीख मांगे फिर भी कोई सुनवाई नहीं। कुछ जगह बिना मतलब के गार्ड ऐसे जैसे वहाँ अपराध रुकता ही नहीं। किसे आज़ादी देनी किसे रोकना ये फैसला भी एल्गोरिदम कर जाए, क्योंकि कुछ भी एक भी न्यूज़ आता है, चाहे बॉलीवुड का नेपोटिज्म हो, शाहरुख खान के बेटे का नाम क्या है, आर्यन खान, हाँ आर्यन खान का ड्रग केस हो, समय रैना, रेबेल किड, हर चीज़, हार्दिक पांड्या का डिवोर्स, यूजी चहल का डिवोर्स, एवरीथिंग सब एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है। आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो, और उसी में जितनी भी सच्चाई है उसको तोड़ मड़ोड़ के घुमाते रहते हैं। तो उस पर लिखा था कि किसे आज़ादी देनी किसे रोकना ये फैसला भी एल्गोरिदम कर जाए और समाज का संतुलन स्वर नोटिफिकेशंस में दब कर रह जाए। अब हर क्राइम की उम्र बस स्टोरी के 24 घंटे जितनी है। कोई भी क्राइम होता है पूरे देश में, हम सब स्टोरी लगा देते हैं, ब्लैक डे, कैंडल मार्च, सो रॉन्ग, जस्टिस फॉर दिस पर्सन। सो अब हर क्राइम की उम्र बस स्टोरी के 24 घंटे जितनी, स्टोरी हटते ही क्राइम का जिक्र भी उतना ही सस्ता सितनी। तकलीफ अपराध से ज़्यादा लोगों की याद का छोटा स्पैन है। तकलीफ अपराध से ज़्यादा लोगों की याद का छोटा स्पैन है। आज चीखी इंसानियत कल तालिया। आई नो गाइज हम कम है लेकिन मैं अपनी तरफ से बजा दूं। आई गेट इट, समय कम था, बट आपने जितना भी पढ़ा मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ों को लपेट लिया आपने। मतलब मोबाइल चलाना पहले तो मुझे ही टोक दिया था बहुत कम बार होता है कि होस्ट को टोक दे लोग, बट अच्छी चीज़ है कि अगर हम कोई गलत कर रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या ओहदे में भी बड़ा हो, तो अगर हम उसे खुल के बता पा रहे कि उसकी गलती है तो शायद वो सुधार दे आगे। पर मुझे कभी कभी देखना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि कभी कभी देखना पड़ता है कि हम क्या परफॉर्म करने वाले, आगे किसी को बुलाने वाले हैं, तो उतना चल जाता है मुझे लगता है होस्ट के लिए। बट मैम ने जितने भी टॉपिक्स रखे हैं कि अटेंशन स्पैन की दिक्कत है, देश में क्या क्या चीज़ें हो रही है, तो ऐसी चीज़ों पे लिखना बहुत ज़रूरी बनता है। और कवियों की तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने देखा है कि पिछले वक्त में भी काफ़ी सारे कवि थे जो विद्रोही कवि थे, जो क्रिटिक उनकी स्टाइल थी, तो वो बहुत बार क्रिटिक करते थे और बहुत बड़े बड़े लोगों को क्रिटिक किया है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान में दोनों तरफ ऐसे हुआ है कि कभी कभी जब हुकूमत सही नहीं काम कर रही है, जब गवर्नमेंट नहीं काम कर पा रही है उनके, तो कवि है जिन्होंने बताया है कि यहाँ पे आप गलत हो। भले ही वो तीखे शब्दों में बताया होगा या फिर सटायर का यूज़ करके काफ़ी मजाक मस्ती में भी उनको अपनी गलती बता ही दी होगी। तो आपको क्यों लगा कि ये लिखना चाहिए? हम्म। हम्म। यस, काफ़ी सीरियस है। हम्म। हम्म। क्या बात है। जी बिल्कुल।
अच्छी बात है, और ऐसी कविताएं हमें ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप और हैबिटेट पे आए, ऐसी कविताएं सुनाएं जिसमें सच है, जिसमें टीका की जा रही है या फिर कोई भी चीज़। और साथ साथ में हमारे पास मोहब्बत पे लिखने वाले लेखक है ही, कवि भी है, जो इस चीज़ को बैलेंस आउट कर देते हैं कि हमारे पास हर तरह का संग्रह होना चाहिए। मोहब्बत पे लिखी कविताएं, फिर कभी कभी ऐसी वाली कविताएं जो सच नहीं नहीं, अच्छी बात है। और हमें भी बीच बीच में कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एक स्टाइल बन जाती है। जैसे मेरी स्टाइल मैं बताता हूँ, सच में मेरी स्टाइल ये मोहब्बत पे लिखना नहीं है, लेकिन कभी कभी मुझे भी लगता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर चीज़ें लिख देनी चाहिए। जैसे कि एक मोहब्बत पे एक ख्याल था मेरा, जिसको मैंने कविता जैसा कुछ बनाने की कोशिश की थी, और वो था कि गुलाबों के इत्र की खुशबू में लिपटी, गुलाबों के इत्र की खुशबू में लिपटी, किसी दूर तारे का नूर है वो, पिछले ही पहर से जाना है हमने, कि बरसों से दुनिया में मशहूर है वो। नायाब आंखें, संदल सा चेहरा, नायाब आंखें, संदल सा चेहरा, नखरीली नजरें, आंसू भी शबनम, महताब रातें जुल्फों में मिलती, सांसें दवा है, पी जाती है गम, पाँवों में नरमी, आवाज़ हल्की, वो हर सिरे से नाजुक कली है, कि पाँवों में नरमी, आवाज़ हल्की, वो हर सिरे से नाजुक कली है, उसके बिना तो खाली है सब कुछ, सब कुछ लुटा के फिर वो मिली है। लौट आती है मुझ तक आवाज़ मेरी, लगता है हमसे कहीं दूर है वो, पिछले ही पहर से जाना है हमने, कि बरसों से दुनिया में मशहूर है वो, बरसों से दुनिया में मशहूर है वो। जब मैं इस ख्याल से हटा था तो मैं एक डायरी उठा लेता हूँ, उस डायरी का एक पन्ना खोलता हूँ, और उसमें मैंने कुछ लिखा था कि आदतें छूटती नहीं है ना। देखो, मेरी पीने की आदत भी कहाँ छूट रही है, नहीं शराब की नहीं, कॉफ़ी की। आप में से कोई कॉफ़ी पीता है बाय एनी चांस? पीते हैं कॉफ़ी की। मुझे लगता है कि कॉफ़ी शराब इतनी हानिकारक तो नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। ये शरीर को जलजल नहीं करती है, पर ये जब भी मेरे होठों को छूती है, वो तमाम ख्यालात, वो तमाम किस्से, वो तमाम लम्हे जब मैं अकेला पड़ा था, वो मुझे सब याद आ जाते हैं। पर जब मैं तुम्हारे साथ था, तब मेरी कॉफ़ी हर वक्त मीठी लगती थी। क्यों? मुझे लगता है क्योंकि जब हम किसी अच्छे इंसान के साथ होते हैं, तो हमें इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि हम उसकी बातों से हटकर अपनी कॉफ़ी के टेस्ट पे ध्यान दें। सही है ना? तब तो फिर वो मीठी लगती है। पर आज सुबह जब मैंने उस कॉफ़ी का मग उठाया, पहला घूंट लिया, तब वो पहला घूंट मुझे कड़वा लगा, अकेलेपन जितना कड़वा। और तभी वो मेरे हाथों से छूटकर टूट गया। मैंने बहुत कोशिश की उसे उठाने की, उन टुकड़ों को समेटने की, तभी एक टुकड़ा मेरे उंगली में चुभ गया और खून बहने लगा। उस खून के साथ साथ एक कविता मेरे जहन में आई कि तुम आकर कभी कॉफ़ी बन जाओ मेरी, कि तुम आकर कभी कॉफ़ी बन जाओ मेरी, एक उलझी हुई डोर सुलझाओ मेरी, गिरते जुबा पर ही कड़वी ये लगती, तुम चीनी सी कॉफ़ी में घुल जाओ मेरी। गिरे पड़े कप के टुकड़ों को मैंने जोड़ने के कई सौ तरीके लगाए, कस कर चुभा एक टुकड़ा उंगलियों में, खून बहता रहे, खून रुक भी ना पाए। अब तुम अभी भी मेरे ख्यालों में हो, दूर मुझसे भला यूं रह पाओगी तुम अभी भी मेरे ख्यालों में हो, दूर मुझसे भला यूं रह पाओगी तुम। दिल करता है तुमको मैं होठों से छू लूं, जब चीनी सी कॉफ़ी में घुल जाओगी तुम, जब चीनी सी कॉफ़ी में घुल जाओगी तुम। शुक्रिया। इसी के साथ मैंने उसको समेटने की कोशिश बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब कोई कुछ चीज़ें अपने उस स्तर पे आ जाए, जब वो समेटने के परे चली जाए, तब उनको अपने हाल पे छोड़ देना अच्छी बात है। इसलिए मैंने उसका सबसे बड़ा टुकड़ा उठाया, उसमें कुछ मिट्टी भरी और उसको अपना गुलदान बना लिया है। और मैं आज मार्केट जाकर नया कप लेके आया हूँ। उस नए कप में आज की एक नई सुबह की नई कॉफ़ी, और पहला घूंट लेते ही मुझे याद आता है कि कॉफ़ी अब भी थोड़ी कड़वी है। शुक्रिया। इसी के साथ हम अगली परफॉर्मर को बुलाएंगे, पर हमारे पुणे के एक शायर है विशाल गावंडे, उनका एक शेर है
वो सुनाऊंगा, उसके बाद अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे, थोड़ी उनसे बात करेंगे, फिर वो स्टेज पे अपनी कविताएं सुनाएंगे। आपको पता है विशाल, आप में से किसी को पता है, आपने सुना है? क्या बात है। तो उनका एक शेर है, एक्चुअली दो शेर है। वो कहते हैं कि जब भी कश्ती उतारता हूँ मैं, पहले दरिया निहारता हूँ मैं। कि जब भी कश्ती उतारता हूँ मैं, पहले दरिया निहारता हूँ मैं। वो मुझसे बातों में जीत जाती है, कि वो मुझसे बातों में जीत जाती है। उसकी आंखों से हारता हूँ मैं, उसकी आंखों से हारता हूँ मैं। शुक्रिया। तो श्रेनिक भाई, आप बता रहे थे कि आपने बहुत वक्त पहले, मैंने एक होस्ट किया था ओपन माइक, वहाँ पे आप आए थे, तो उसके बाद भी परफॉर्म करा है आपने? ओह, तो शायद मैं नहीं था तब। हाँ। ओह, क्या बात है। हम्म। क्या बात है, आज भी इंग्लिश हिंदी? नहीं नहीं, बैलेंस ज़रूरी भी है, हिंदी इंग्लिश चलते रहना चाहिए। हम्म। तो आपने क्या लाया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी मोहब्बत बरसाते रहिए, आपसे बातें करेंगे। तो सबसे पहले बुलाते हैं श्रेनिक को। तालियां। आवाज आ रही है? So these are two poems. So this is the first one. Uh, इसका नाम है Together We Rest. Another day, another occasion of colors and particles. We are atoms shattered, scattered onto skins. Skins we cannot hold on to. We are sinners today. We sin differently. We are specks in an hourglass, together in a space, together yet apart. For you are of gravel, I am of glass. We are essentially of the same sand, yet disintegrated on divorced shores. We are a soundtrack, composed in a minor key. We begin in October, interlude in November, fade over December. While your phone blares out newer tracks every day, mine is still stuck in a loop of a song that never makes it today. So I write a song to you. Bit by bit, I build an ode to you, hoping to go back to Eventide, when I knew the dawn would bring you to me. Your colored face, your phantom voice, your echoed laughter. But it is the month of Never Ember. So they smile at us. The colors, the occasions, knowing I'm building a pyre of our scattered leaves and gathered atoms, of all the gravel and dust we are, or we were, only for us to burn together. So this was the first one. Uh, दूसरी थैंक यू। दूसरी कुछ ऐसी है, इसका नाम मुझे भी याद नहीं है, सो आई थिंक मैं इसको नाम दूंगा इंजन्स. सो इंजन्स, दिस टर्मिनोलॉजी, बेसिकली इंजन्स, दैट इज INJUNs, it means native to the land, or it is kind of a derogatory term that was used by around like 17th century or 18th century colonial people, जो इंडियन अमेरिकन्स थे, ओरिजिनल नेटिव पीपल, और इट वॉज अ स्लर that was used for them but originally meant for us as Indians. So originally it means belonging to the earth or belonging to the soil. So this is how it goes. in June, in June we are engines laying summer on soil, seeding petrichor after rains. We are in worlds, neither yours nor mine, the mid of everything, of dew and due time. My chest unearths your smell and your sin. You are water seeping in my lungs and skin. In June, we are strangers at different end of the red string.
We are blades of scissors, once at each other's mouths, gasping, now diverging away from the crossroads that is this picture. We walked away. We walked away, that's what you say, and left behind shadows at the intersection where our love lingers still. Still looking back, we are miles apart. We are miles apart, mirages, kissing for the first time. And then the time after that, tasting tongues in the backs of our mouths. Wishing this moment to stretch for a lifetime. Wishing we were born a bit early. In June, we are normal people, getting over it all on a Tuesday. That's what you say. I remember how we joked. How if ever there was a God, then the shooting stars were his flicked away cigarette ends. I remember you saying, I was a castaway and you were a raft adrift. We found each other in a storm and made it to an island, our island, and survived for a while. But then you chose to maroon me and drifted away from shores conveniently. In June, I am an exile, trying to figure out the amount of timber needed to burn everything that is now dead inside me. Thank you. क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लगा आपको बहुत वक्त के बाद सुनकर। मैं चाहता हूँ कि अगर आगे भी आप ऐसे पीसेस ला सके हैबिटेट तक, तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमें कुछ ना कुछ नया सुनने मिलेगा। ऊपर से मैंने पुणे का सीन जितना देख पाया हूँ, इंग्लिश पोइट्स की कमी तो है अभी भी। मुझे लगता है कि और ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी, और इंग्लिश में लिखना अलग बात होती है और अच्छी बात इंग्लिश में लिखना बहुत अलग बात होती है। वो बैलेंस हमें ही बनाना पड़ेगा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुछ नया लिखते रहे। तो हम आपसे भी सुनाएंगे कि आपको क्यों लगा कि ये पीसेस लिखने चाहिए। शुरुआत तो मैं डॉक्टर हूँ हम्म, एंड आई थिंक अराउंड सेकेंड ईयर जो एमबीबीएस का रहता है इट इज द लॉन्गेस्ट I get it. लाइक जो 5.5 साल एमबीबीएस रहता है, तो उस समय सब कुछ करने का मौका सब कुछ पढ़ाई छोड़ के सब कुछ। तो उसमें फिर तुम दोस्त बनाते हो, जी, करीबी दोस्त बनाते हो, तुमको जो पसंद आए वो लोग तुमको मिलते हैं, और फिर वहाँ से कुछ लाइक स्टार्ट समवेयर अराउंड देयर and you gain a lot of experience with these people that you meet every day, or you're supposed to meet every day, or not only like your lovers or even friends. क्या बात। And there is a different kind of friendship or love amongst your friends as well. सही बात। तो ये बस मतलब मैं लिखना चाहता था सभी को लेकर, बट एक क्या बढ़िया, बोलते हैं, एक स्टिक हो गया, क्या बात। लव Thank you for bringing this type of pieces and spreading love within the community. इसके साथ अब मोहब्बत का ही माहौल है, तो मोहब्बत और दर्द को बीच में अगर लाएंगे कुछ, तो एक पीस आता है, वो अंधेरों के बारे में है। वो आखिरी उन लम्हों के बारे में जब हमारी सांसें अपने शरीर से जाने को है, और तुम्हारे बगल में बैठा हुआ तुम्हारा साथी, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे ही बिस्तर की सिलवट गिन रहा है, और तुम वो सोचते हो कि ये अंधेरे मुझे डराते हैं, मेरे डर में मेरे साथ रहो, इस रात को यूं ही गुजरने दो, तुम थोड़ी देर तो पास रहो। कुछ नींद चढ़ी मेरी आंखों में, चाहता कि तुमको देखूं मैं, कोई ऐसी लोरी गा दो ना, थोड़ी देर रात तक जागो न। मैंने खामोशी अपनाई है, पर तुम तो कोई बात कहो, कि मैंने खामोशी अपनाई है, पर तुम तो कोई बात कहो, इस रात को यूं ही गुजरने दो, तुम थोड़ी देर तो पास रहो, तुम थोड़ी देर तो पास रहो। पर उन आखिरी लम्हों में भी अगर आप अपने घर के कंफर्ट में हो, अगर आप अपने लोगों के साथ हो, तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो लोग जो कभी घरों से उतना अटैचमेंट बना ही नहीं पाए, जब वो घर पे भी थे तब उनको वो
इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पाया कि वो अपने अंदर से ताकतवर बन सके, स्ट्रांग बन सके, तो उन्होंने क्या किया होगा अपनी ज़िंदगी में? जब वो घरों की बातें करेंगे तो वो कैसे करेंगे? वो शायद ऐसे करेंगे कि मैं सोचता हूँ उन लोगों का जो क्या क्या कितना सहते हैं, क्या हम जैसे ही दिखते होंगे जो कमज़ोर घरों में रहते हैं। कमज़ोर घरों की दीवारें यारों कच्ची बनी नहीं होती, मेज़ दराज खिड़की भी टूटी पड़ी नहीं होती। वो फ्रेम के चार कोनों में यादें कैद कर रखते हैं, अंधेरे वाले हिस्सों में भी रोशन रंग भर रखते हैं। कमज़ोर घर यूँ तो दो कमरों के होते हैं, कि कमज़ोर घर यूँ तो दो कमरों के होते हैं, एक में बड़े चीखते हैं, दूजे में बच्चे रोते हैं। फिर आती है बेल्ट की आवाज़, फिर आता है बच्चों का रोना, फिर आती है बेल्ट की आवाज़, फिर आता है बच्चों का रोना, घर के बड़ों का आफा खोना। आखिर में बेल्ट की आवाज़ जीत जाती है और बच्चों की आवाज़ वो सिसकियों में मिट जाती है। कमज़ोर घरों में इस सिलसिले को झगड़ा कहा नहीं जाता, प्यार भरी नोक झोंक से ज़्यादा कुछ और कहा नहीं जाता। कमज़ोर घरों में सब खामोशी में खाना खाते हैं, निकल के आंसू एक दो आंखों से खाली बर्तनों में गिर जाते हैं। और कमज़ोर घरों के बच्चे बड़े सपने छोटी आज़ादी में दब जाते हैं, फिर निकलते ही इन कमज़ोर घरों से दुनिया में रौंदे जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दीवारें चाहे बेरंग सही, चाहे दो चार अलमारी कम रहे, कि दीवारें चाहे बेरंग सही, चाहे दो चार अलमारी कम रहे, जब भी खरीदूं मैं मकान अपना तो कमज़ोर ना मेरा घर बने, शुक्रिया। तो आपको लग रहा होगा कि लाइनअप तो ख़त्म हो चुका है, हम ओपन माइक को अभी एंड कर देंगे, लेकिन नहीं, हमारे पास अभी भी एक परफॉर्मर बचे हुए हैं, बहुत टैलेंटेड है, ये एक्चुअली बहुत सारे काम करते हैं, मतलब उनकी बहुत बड़ी लिस्ट है, और इनकी तारीफ़ करने जाओ तो ये बोलते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जीवन गौरव पुरस्कार मिल रहा है। बट तारीफ़ ज़रूरी है क्योंकि ये जगलर भी है, ये कॉमेडियन भी है, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स में जज भी रह चुके हैं, ये बहुत उम्दा शायरी भी लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, और साथ साथ यहाँ पे हैबिटेट के शो रनर है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं तुषार का। अनंत के लिए ताली आ जाए इसका मस्त किया भाई ना यस इतना इंटीमेट महफिल कम लोगों में है ना। और हाँ और एक बार भाई की देखो यहाँ पे जो यहाँ पे लोग हैं मतलब टीम से उनसे ज़्यादा टीम के लोग ज़्यादा है ऑडियंस से तो है ना। पर बारिश बहुत थी आज है ना, बहुत खतरनाक बारिश हुई पुणे में आज, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है बाहर, फिर भी आप लोग यहाँ पे आए तो शुक्रिया आप सबका। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। मज़ा आया आपको? मज़ा आ रहा है? यस। चलिए कुछ सुनाता हूँ मैं, एक पीस नज़्म सुनाता हूँ। एक नज़्म का उन्वान है मियाँ शायर, ठीक है। कि मैं सिगरेट और तन्हाई सड़क किनारे, उदास रात में बैठे थे यूँ पैर पसारे, दिन निकल गया रात के इंतज़ार में, अब ये रात भी निकले किसी के सहारे। ख्वाबों को घर में आके घूर के सुलाए, उदास मुस्कान से आंखों को रुलाए, आहट हुई थी किसी अपने की फिर, एक नज़्म आई कैसे बिन बताए। कहती ओ शायर मेरे भूले बिसरे हम राह, मिलेगा आजकल तुम्हारा पता कहाँ, नाउमीदी को तुमने आस दी है, मैं एक नज़्म नहीं हूँ वो एक पूरा जहाँ। जैसे रास्ता याद करे राही को, हवा ढूंढे अपनी ही परछाई को, यह शब्द तेरे रूह के हिस्से है जो याद करे तेरी स्याही को। कि सूरजमुखी ना तन्हा हो तूने सूरज लिखा, कि अकेली सूरजमुखी सनफ्लावर, अकेली सूरजमुखी ना तन्हा हो तूने सूरज लिखा, कोई खो रहा हो खुद को तूने धीरज लिखा, और जब कीचड़ उदास था खुद के होने पर यूँ, तूने कोमल गोद में उसकी नीरज लिखा। क्या बात है। लिखा ख्याल उनके लिए बेहाल हुए जो, सुनाया उनका भी हाल पामाल हुए जो, और कहा मासूमियत से सारी आमद है, कहा मासूमियत से सारी आमद है, तेलेपति कि कहा मासूमियत से सारी आमद है, जो हाथ से तेरे सारे कमाल हुए जो, कहा काजल को उसकी कोई ठहरी रात, बहा काजल तो लिखा बेरहम बरसात, और लिखने से क्या होता है अगर पूछे कोई, दिखा दो मेहंदी में नाम लिखा दुल्हन का हाथ। तूने शब्दों के पौधों को पानी देकर मानी दिए, लावारिश जज्बातों को शब्दों से सानी दिए, और दिल की सियाह कोठरी में सारे शब्द बंद हो, लिख तू गया उन्हें किरदार कहानी दिए। कि आ जाओ मियाँ शायर अपने घर वापस, छोड़ दो कैद में रखा वो जालिम कफस, कलम स्याही कागज़ सारे उदास है, आ जाओ मियाँ शायर बुलाए सारे हम नफस, आ जाओ मियाँ शायर बुलाए सारे हम नफस। शुक्रिया।
दिस इज़ अ लेटर टू माई सेल्फ। मैं स्टेज से बहुत दिन तक जब मैं दूर था, कम से कम 8-9 महीने के लिए, एक पर्सनल रीज़न की वजह से, तो एक दिस इज़ अ लेटर फॉर माई सेल्फ। क्या आ जाओ भाई वापस। एक एक गज़ल सुनाता हूँ मैं। अर्ज़ क्या है कि आज मंडे है तो ये गज़ल तो बनती है कि दफ्तर से घर जाता है इब्ने आदम, थक कर बस मर जाता है इब्ने आदम। दफ्तर से घर जाता है इब्ने आदम, थक कर बस मर जाता है इब्ने आदम, और देखा लाखों शक्लों को एक दर्पण में, खुद से अब डर जाता है इब्ने आदम। और करते करते पीछा शब्बर जुगनू का, करते करते पीछा शब्बर जुगनू का, जुल्मत से भर जाता है इब्ने आदम। जुल्मत यानी अंधेरा, कि करते करते पीछा शब्बर जुगनू का, जुल्मत से भर जाता है इब्ने आदम। और जिम्मेदारी की नींद से कैसी रंजिश, कि जिम्मेदारी की नींद से कैसी रंजिश, बिस्तर में मर जाता है इब्ने आदम। और अच्छाई से थककर भूखा रहते ही, अच्छाई से थककर भूखा रहते ही बेईमानी कर जाता है इब्ने आदम। शुक्रिया। और आखिरी एक शेर, बहुत खास शेर है मेरे, और हर इंसान का कुछ ना कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आपका क्या है मैम ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म? क्या करते हो आप जब दुख आता है ज़िंदगी में? अच्छा, गुड। म्यूज़िक डिफेंस मैकेनिज्म है आपका। मैम आपका? डिफ्लेक्शन। ओ गुड। भाई आपका? आनंद भाई? मेरा तो कविताएं स्टेज ही है। करेक्ट। देखिए, म्यूज़िक, कविताएं, क्रिएटिव, देखा, कोई भी चीज़ जो क्रिएटिव होती है उनको हेल्प करती है अपने दुख से बाहर आने के लिए। तो बहुत लोगों के अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। किसी के स्पोर्ट्स, किसी का स्पोर्ट होता है, किसी के लिए आर्ट होता है। तो इसी मौजू के ऊपर है डिफेंस मैकेनिज्म मेरा, कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ही हमने सिलसिले बनाए हैं, कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ही हमने सिलसिले बनाए हैं, जिन दुखों का बन सका ना शेर, उसके चुटकुले बनाए हैं। शुक्रिया हाज़रीन। और यही हमें पता चलता है कि ये आज यहाँ हैबिटेट के शो रनर क्यों है। बहुत उम्दा लिखते हैं, और आप विश्वास नहीं करोगे कि ये स्टैंड अप कॉमेडियन भी उतने ही उम्दा है। बहुत अच्छे सेट्स हैं इनके, और हम चाहेंगे कि आप अगर ट्यूसडे के दिन आ पाए एज ऑडियंस, तो आपको कभी कभी इनको सुनने भी मिलेगा। तो इसके साथ हम ऑलमोस्ट लाइनअप को ख़त्म हो चुके हैं, और समय का तकाजा था तो हम पहुंच चुके हैं अंत तक। तो हम एक दो पीसेस लेंगे, एक शायरी पढ़ूंगा और आपकी इजाज़त लूँगा। तो ये अभी कल ही मैंने एक पीस लिखा था, बहुत सिंपल सा है। उसका नाम है ओ शामों के उलझे उलझे मुसाफिर। कि ओ शामों के उलझे मुसाफिर, रंग उड़े से कपड़े पहने हर सुबह कहाँ को जाते हो, फिर थक हार कर दिन ढले तो घर को लौट आते हो। ओ शामों के उलझे मुसाफिर, गुमसुम से रहने लगे हो, शायरी भी छोड़ दी है, लगता है बढ़ती उम्र ने उम्मीदें सारी तोड़ दी है। ओ शामों के उलझे मुसाफिर, चौराहे पे भी बात चली है, अब इश्क नहीं आता तुमको, फूलों को कुचल देते हो, गुलाब नहीं भाता तुमको। ओ शामों के उलझे मुसाफिर, सोते सोते जाग उठे हो, क्या हाल बना लिया है अपना। कि सोते सोते जाग उठे हो, क्या हाल बना लिया है अपना। रात ढली और सुबह हुई है, लगता है देख रहे थे कोई सपना। ओ शामों के उलझे मुसाफिर। शुक्रिया। और अभी हाल फिलहाल में पिछला महीना स्पोकन हुआ था कम्यून का, तो वहाँ पे हमें वसीम बरेलवी साहब को सुनने का मौका मिला, और उनकी एक गज़ल है जिसके कुछ शेर बहुत दिल के करीब हो गए। उसके बाद वो सुनाऊंगा और इजाज़त लेंगे आपकी। कि मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना ज़रूरी है। कि मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना ज़रूरी है। जो दिल में है उसे आँखों से कहलाना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आज आए टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा हो तो ज़िंदा भी नज़र आना ज़रूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए। कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाते, ताल्लुक़ यानी इंटरेक्शंस। कि बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाते। मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। और एक शेर आखिरी, कि मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो,
कि मेरे होठों पर अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है, कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। तो इसी के साथ इस महफिल को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ऐसे ही लिखते रहिए, सुनाते रहिए और हैबिटेट पे आते रहिए। शुक्रिया। गाइस 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 गाइस, मैम अगर आप 1 मिनट बैठ लेंगे तो आज एक काफ़ी अच्छी खबर है कि आखिर में हम एक परफॉर्मर आ चुके हैं। तो हम उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, वो अपना इंट्रोडक्शन दे ही देगी और साथ में उनकी कविताओं को सुनते हैं आखिरी एक बार। तालियां 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 तालियां। Okay, so before I perform, give me 1 minute to breathe because I am coming all the way from वाकड़ और उससे पहले मैं चाकन से वाकड़ आई हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस वहाँ है और आप लोगों ने बारिश तो देखी आज कैसी हुई। मैंने बस यही सोचा ठीक है इधर या उधर। मैं बहुत दिन से यस कमेंट करे जा रही थी और मैं आ नहीं रही थी, तो फाइनली आई एम हियर। सो आई डू उर्दू पोइट्री, शेर व शायरी मोस्ट ऑफ द टाइम। सो या लेट्स डू दिस। तो एक बॉलीवुड की मूवी में बड़ा फेमस गाना है कि तेरी मेरी हर कमी को है तू कि कभी कभी हमारी लाइफ ही किसी की कमी से डिफाइंड होती है, अनफॉर्चुनेटली। तो एक टाइमलेस जज्बात पे लिखा है कि न जाने कितने ज़मानों में, न जाने कितनी बार, न जाने कितने ज़मानों में, न जाने कितनी बार मुझसे मिलते रहे हो तुम। न जाने कितने ज़मानों में, न जाने कितनी बार मुझसे बिछड़ते रहे हो तुम। मेरे कश्ती में सारा सामान तुम्हारा ही तो है, मेरे कश्ती में सारा सामान तुम्हारा ही तो है। फिर भी न जाने कितने ज़मानों में, न जाने कितनी बार इसे डूबता छोड़ गए हो तुम। न जाने कितने ज़मानों में, न जाने कितनी बार मुझे अपना बनाते बनाते रह गए तुम। तो मेरी हर कमी को है। अब यार ऐसा है ना कि होश हो तो बयां करे, होश हो तो बयां करे, चैन हो तो सोया करे। दर्द है भी तो दिल नादान का, कोई दवा नहीं बस दुआ करे। अब आखिरी एक शेर, क्योंकि हमारा दिल नादान होता है, पर आई हैव एन ऑल्टरनेट लॉजिक टू दैट। नादान नहीं, कभी कभी जाहिल होता है, क्योंकि इसमें अकल नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती। तो इस जहालत पे कहाँ है कि चाहे सच्ची मोहब्बत झूठी से लाख बचाए, चाहे सच्ची मोहब्बत झूठी से लाख बचाए, फिर भी जाहिल दिल को चाहिए कि झूठा सच्चा हो जाए। और इंग्लिश में बड़े स्टाइल से हम कहते हैं द हार्ट वांट्स व्हाट इट वांट्स बेब। जहालत है बस ठीक है डायलॉग। ओके, सो चाहे सच्ची मोहब्बत झूठी से लाख बचाए, फिर भी जाहिल दिल को चाहिए कि झूठा सच्चा हो जाए। चाहे किसी बावफा की वफा हदे पार क्यों न कर जाए, चाहे किसी बावफा की वफा हदे पार क्यों न कर जाए, फिर भी जाहिल दिल को चाहिए कि उस बेवफा में वफा आ जाए। तो हम सब की दिलों की जहालत पर तालियां।
Thank you so much, guys, for being so patient and giving me this last moment and also my moment of truth. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. Thank you. गाइस हमें अक्सर स्पिरिट ऑफ मुंबई के बारे में सुना है और आज हमें हैबिटेट पुणे पे स्पिरिट ऑफ पुणे के बारे में देखने मिल रहा है क्योंकि ये सीधा वाकर से आई है बस एक स्लॉट के लिए. और क्या टाइम पे आए हो मैडम. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो इसी स्पिरिट के साथ आज की इस शाम को ख़त्म करते हैं. फिर से बताऊंगा, लिखते रहिए, सुनाते रहिए और हैबिटेट पे आते रहिए.